बदन गौरी वाह। बरन जे सोना सारी, अरूप स्वरूप भारी हो। देगर बिराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ, देगर बिराजे गौरा साथ। गमदनी सा नीदा नीदा मगरे सा। पट खोलो जरा दानी, हम द्वार तेरे आए। सांकल को पटकते हुए प्राण पंछी ना उड़ जाए। पट खोलो जरा दानी, उनकी रचना है जी। ये। बहुत मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने जब से गाया ना, तो लोगों ने इसको काफी सराहा है। और एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ, ये दूसरे के पास नहीं है। स्वागत जी। अरे ना तेरा ना मेरा है रे, 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 यह पंछी का डेरा है रे, कितनी घड़ी बसेरा है रे, यह पंछी का डेरा है रे, कितनी बड़ी बसेरा है। अच्छा, देवघर जो है जी, एक ऐसी भूमि है, और वो खासकर मंदिर परिसर और उसके आसपास विविध जो है सांस्कृतिक रूप यहाँ आपको देखने को मिलते होंगे। जैसे बाउल का भी कार्यक्रम होता था, जातरा का होता था, और तरह तरह के नाटकों के मंचन होते थे, गायन होते थे। आपके पास इतनी सारी चीजें थी आपके सामने, लेकिन आपको इनमें से फिल्म की तरफ जाना है। तो ये ख्याल कैसे आया, और फिर कैसे अपने मुंबई का सफर शुरू किया? शत्रुघ्न जी, मुंबई में गया नहीं हूँ। हाँ। मुझे पता नहीं, मुंबई कोई लेके चला गया। अच्छा। और जैसे नहीं होता कि हाथ पकड़ के लेके गए और छोड़ दिए, मेरे साथ वही स्थिति हुई है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा। मैं यहाँ से उठा के नदी में भी नहीं छोड़ा, आपको महासागर में छोड़ दिया। तो मैं अपने आप को मैंने गायक तो पूछता ही नहीं, समझता ही नहीं हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, वो गीत लिखते हैं, वो उमेश बालाजी। अच्छा। उमेश बालाजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कवि हैं और काफी गीत लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। जी जी। तो हम लोग एक साथ काम कर रहे थे। एक दो एल्बम मेरा बोल बम का आया था, हम कांवरिया, तो उन्होंने लिखा था, मैंने गाया था। और देवघर की एक बहन है अनिमा झा, जो अभी दिल्ली में रह रही है, वो उन्होंने गाया था मेरे साथ। तो वो गाना काफी कैसेट पंडा मैंने लोकल समाज में या बोल बम में काफी प्रचलित हुआ। तो उनको जाना था मुंबई, बालाजी को। उन्होंने मुझे बोला कि चलो मैंने बम्बई जाएंगे, मैं गाना लिखूंगा, तुम गाना, और ऐसे ही करके हम लोग काम करेंगे। तो वही सब हुआ। तो मैं निकला, उनके साथ ही निकल गया। तो एक दिन अचानक सावन खत्म हुआ था, तो भादों में उन्होंने बोला कि चलो बम्बई चलते हैं। बोले चले, घूम के आ जाएंगे। 15 दिन मुंबई में रहे, उनके साथ घूमे, उनको जहां जहां देखा हुआ, वो पहले भी एक बार जाके आ चुके थे। उन्होंने मुझे घुमाया, किया, देखा, सुना मैंने। फिर 15 दिन के बाद हमारी तबीयत बिगड़ गई, हम लोग देवघर आ गए।
और देवघर आने के बाद 6 महीने तक मैं यहाँ भटका। एक्चुअली क्या, मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी और काम के लिए शायद मैं नहीं बना था, तो मैं कोई काम भी नहीं किया। मैं पंडा हूं, पंडा वृत्ति भी नहीं किया। मैंने ऐसा है ना कि मैंने वो अभी धोती चादर में पहन लूं तो मैं पंडों का सरदार हूं, तो मेरे लिए वो मेरे खानदानी काम है। लेकिन मैं किसी काम का नहीं था, मुझे दिल ही नहीं लगता था। 6 महीने के बाद घर के लोगों का क्या परिवार के लोगों का दबाव क्या था, क्या करने के लिए आपको? मेरे बाबूजी सरकारी वकील थे, तो वो पढ़े लिखे शिक्षित और सामाजिक आदमी थे, तो वो चाहते थे ये पढ़े लिख के वकील बने या कुछ अच्छा काम करे। अच्छा मुझ में अच्छाई का कोई गुण था ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। तो मैं बनूंगा कहां से, कोई गुण ही नहीं था। बाबूजी बहुत थक गए थे हमसे। मैंने वो चाहते थे कि पढ़ो लिखो, ये सब क्या घूमते हो, इधर करते हो, टाइम पास कर रहे हो, यहाँ बैठना वहां सोहबत करना, शिव गंगा पर सोहबत करना। तो 6 महीने के बाद मैं बहुत बेचैन रहने लगा। तो मैं सोचा यहां रहूंगा तो मेरा रास्ता गलत हो जाएगा। मेरा संगत बहुत अच्छा है, अच्छा मैं कहीं ज्यादा अच्छा ना बन जाऊं, तो इसके लिए एक दिन मैं सफर के यहां से चला गया बम्बई। माँ को बोला कि मम्मा मैं जाना चाहता हूं बम्बई। तो माँ को भी लगा कि इसको रोकना ठीक नहीं है, ठीक है मुझे क्या करना होगा। तो माँ ने कुछ पैसे दिए, बाबूजी ने कुछ पैसे दिए। मुझे याद है मैं पहली बार गया था, 1300 रुपए मेरे पास था, टिकट और 1300 रुपए। मैं भी गया था तो 1300 रुपए ही लेके गया। हाँ जी, क्या बात है, एकदम मिला हुआ है एकदम। देखिए तो वो 1300 रुपए लेके मैं मुंबई गया, जो मैं 3 दिन में खा गया। 1300 रुपए। मुझे भूख बहुत लगती है, मतलब भूख क्या, मेरा अभी कुछ खिला दीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ देख लूंगा तो लगेगा ये भी खाना है मुझे। और ये कोई दिया नहीं, ये दैविक चीज है। तो 3 दिन में मैं 1300 रुपए, वहां इतना रगड़ा पाव और पाव भाजी, बड़ा पाव मैं खा के खत्म कर दिया। लेकिन वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है। आप जब आपसे मेरी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, जी। तो एक अभिनेता के रूप में एक फिल्म के आप सहनायक थे। जी। हम लोगों के जो मित्र, जी, उनका भी नाम सुरेश कुमार। हाँ। वो म्यूजिक कंपनी चलाते थे। हाँ, वो म्यूजिक कंपनी उन्होंने आपसे बल्कि मुझे बुलाकर आपसे मिलवाया। जी। तो आप अभिनेता के रूप में मिले, तो ये मतलब संगीत, मैंने गाना बजाना, इसके साथ साथ आपने ये सब कुछ छोड़ के फिर अभिनय से शुरू किया, वो कैसे हुआ? नहीं, अभिनय से शुरू किया तो मैंने मैं वहां काम कर रहा था, तो मुझे एक मोहन भैया है, मोहन फलारी, जो देवघर के थे, वो बम्बई में थे। तो वो छोटी छोटी फिल्मों में मैंने छोटा छोटा अभिनय करते थे। तो एक बार उन्होंने हमको पकड़ के ले गया फिल्म सिटी घुमाने के लिए। उन्होंने पहले बोला था, जैसे मुझे जानकारी मिली, तो वहां साधारण आदमी घुस नहीं सकता, उसको गेट पर ही रोक देता। तो मैं उनके साथ घूमने चला गया उसी बीच में। तो वहां एक सीरियल की शूटिंग हो रही थी दूरदर्शन का। तो वहां उनको एक रोल मिला। उनको रोल मिला, मैंने 4 सिपाही में 1 सिपाही, और पुराना पोशाक पहन के उनको हाथ में भाला देके एक सिपाही बनाया। तो मैं साइड में बैठ के अपना देख रहा था पूरा नजारा, बैठ के, उधर शूटिंग हो रही है, उधर बगल में बैठा था। तो वहां से रिक्वायरमेंट आया, एक लड़का मुझे देखा तो मुझे बोला इनको बुलाओ, ये एक्टिंग करेगा। तो हमारे साथ जो थे वो बोले हाँ करेगा। तो उन्होंने मुझे एक्टिंग के लिए बोला, तो मुझे पोशाक बनाया, एक नेता बना दिया मुझे, अब गुलदस्ता दिया। और एक बहुत बड़े एक्टर थे अंदर में जो हॉस्पिटल में थे, उनसे मुझे मिलने जाना था। वो छोटा सा काम था वो। मैं अंदर में जाता हूं और मुझे जो बोला था, जो रटाया था, मैं डर के मारे, मैंने कलेजा कांप रहा था कि मैं क्या करूंगा, नहीं करूंगा, मार खाऊंगा या मार के भगाएगा। लेकिन भगवान की दया से जो मुझे रटाया, मैं रट लिया और वहां जाके मैं निकाल दिया। और वो उस निकालने में और ये कहने में एक भाव जो होता है,
वो मुझसे निकला। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं कीर्तन भी गाता था, तो जी, उसमें जी, भी भजन गाइए, कोई गाना गाइए, एक भाव होना भाव तो चाहिए। होना चाहिए। तो जिस फिल्म की हम लोगों ने चर्चा की, वो फिल्म कैसे मिली आपको? हाँ सस्ता जिंदगी महंग, हाँ जो हाँ हाँ हाँ, ये मैथिली फिल्म। हाँ, एक मैथिली फिल्म थी, जी सस्ता जिंदगी महक सिंदूर। उसमें मुरलीधर जी डायरेक्टर थे। जी मुरलीधर जी के पास मैं जाता था जी। और रहता था, उनके सानिध्य में, मैं उनके घर में ही, मैं रहा। यूं सोचिए कि मैं उनके घर में पला बढ़ा। जी हाँ, जी। तो वो डायरेक्टर थे और मैथिली फिल्म की बात थी, तो मैथिली फिल्म उन्होंने बोला कि तुमको एक एक्टिंग करनी है। मैं थोड़ा घबराया कि भैया एक्टिंग हो पाएगी। फिर मुझे लगा कि जब भैया डायरेक्टर है तो कुछ होगा, सुधार देंगे। तो उन्होंने एक एक्टिंग रोल दिया और बोला इस स्क्रिप्ट को पढ़ते रहो, इसको याद करो। वहां से उन्होंने मुझे फिल्म में चांस दिया, सस्ता जिंदगी महक सिंदूर। वो फिल्म बनी, रिलीज हुई, और यूं सोचिए सुपर हिट भी हुई। सुपर डुपर ही, मैंने 6-6 महीने तक, एक साल तक वो थिएटर से उतरता नहीं था फिल्म। तो बहुत बड़ी हिट हुई। उसमें गाना भी मुझसे उन्होंने गवाया। मुझे मुरली भैया ने वहीं से एक्टिंग भी सिखा दिया। गाना तो पहला एल्बम भी उदित नारायण के साथ उन्होंने ही किया था मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, वाह। तो मैंने मुंबई गए थे और पहला एल्बम जो निकला मेरा उदित नारायण जी के साथ था, और वो था बाबा का बुलावा, कांवरिया गीत था, जो उदित जी और मैंने गाया था। तो ये मुरली भैया की देन है, मेरी कोई औकात नहीं थी, उन्होंने कराया मुझे। देखिए क्या होता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो सहयोग से वो संगीतकार भी अच्छे हैं, गायक भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मुरलीधर जी तो वो पहचान लेते हैं, प्रतिभा को पहचानते हैं। आप तो दिन रात उनके साथ थे, तो कौन सी बात पसंद आ जाए ये आप नहीं कर सकते। नहीं। तो आप कहीं न कहीं एक आपका सौभाग्य था, आप सब भाग्यशाली थे कि इस तरह से एक बड़े भाई की तरह के संगीतकार, एकदम एकदम, और फिल्म निर्देशक मिले, अभिनेता भी हैं वो। बहुत नामी विलेन। वो उन्होंने फिल्मों में भी, अरे मिस्टर इंडिया, जी जी, शक्ति अमिताभ बच्चन के साथ, और कालका, और बहुत सारे फिल्म, बहुत सारे। तो अब आपके पास से दो राह थी, दो राह थे, एक तो अभिनय और दूसरा संगीत। तो कितना कठिन हुआ आपको इसको एक को चुनने में? मैंने थोड़ा दुविधा तो होता ही है शत्रु जी। एक काम आप कर रहे हैं जो संगीत आप बचपन से कर रहे हैं, तो अचानक आपको कोई बोल देगा एक्टिंग करने के लिए, तो वहां तो आपकी हवा निकल जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने जैसे सुने हो, जानते ही हैं, आप तो इतना काम किए हैं मुंबई में, जितने बड़े बड़े लोगों को के साथ आप बैठे हैं, सुने हैं, देखे हैं, उनसे काम कराए हैं, आप खुद ही प्रोफेशन में आप ये सब काम कर चुके, डायरेक्टर रह चुके हैं। तो मैं ये जानता हूं कि जब गाना गाते हैं तो जितना सरल लगता है, एक्टिंग में आने के बाद वो हाथ कांपना, पैर कांपना, आवाज सूख जाना, और कहीं भी गलती होगी तो डायरेक्टर जो है वो गालियों से बात करता है, गाली से कि इसको भगाओ। तो मैं सोचता था कि ये ऐसी घटना ना मिले, ऐसा कांड मेरे से ना हो, उसके लिए मुझे बहुत, मतलब मानसिक रूप से बहुत तैयारी करनी पड़ जाती थी, ओवर तैयारी। अच्छा, आप जब परफॉर्म करते हैं मंच पे, तो पूरे मंच को साथ लेके चलते हैं, यानी मंच को साथ लेने का मतलब है क्या, दर्शकों को भी साथ लेके चलना है, श्रोताओं को भी साथ लेके चलना है। तो ये जो इस तरह के जो आपका परफॉर्म जो जिस तरह से करते हैं, तो संगीत तो अपने विरासत में आपको तो माताजी से संगीत मिला ही। ये अभिनय का कितनी बड़ी भूमिका है इस जो आप करते हैं, परफॉर्म करते हैं? जी जी शत्रु जी, ये बात तो ये कहाँ से हमको मिला है। ये मंदिर प्रांगण में, जो बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में हम करते थे ना बचपन में, तो बिना माइक का कीर्तन होता था, और एक घेरा रहता है, उस घेरे में हम खड़े हैं बीच में, और अगल बगल उन दिनों टीवी नहीं थी, उन दिनों कोई इंटरटेन का साधन नहीं था, तो सारे लोग मंदिर में ही आते थे। वो मंदिर उन दिनों 5000 हो जाता था पब्लिक, बीच में हम गा रहे हैं, 5000 पब्लिक चारों तरफ से घेरा है,
और जिसमें 20-25 करताल और 4-6 ढोलों मोती खोल ढोल और 100-200 आदमी उसके कोरस में। तो मेरी आवाज होती थी, मैंने लास्ट जो छोर में रहते थे 5,000 आदमी, उनके वहां तक भी आवाज आपकी पहुंचती तो कभी इस दिशा कभी इस दिशा, कभी इधर कभी इधर होते थे हम, हो जाता था क्योंकि हमने अपने से बड़ों को भी देखा था। वही चीज जब मंच हम करने लगे ना तो वो ऑटोमेटिक मेरे अंदर में आने लगा कि कभी इधर कभी इधर वो हो जाता। दूसरी बात क्या है शत्रु जी, कि जब आप गाने को भाव में डालते हैं और गाने से खेलने, अंतर आत्मा जब आपको गाने से खिलाने लगेगा, आहा, जब आप उसके साथ माने रस में डूबने लगते हैं कि मैं जो गा रहा हूं उसका भाव कैसा, वो अंदर से जब आता है, वो भाव के साथ आता है, आपके मुखार बिंद से निकलता है, तब लोगों को वो चीज सही फीलिंग में आ जाता है जो आप भाव के साथ गाते हैं। तो ये भाव दिलाने का काम भी मुझे मंच ने किया कि कभी इधर कभी उधर। अब पब्लिक, आखिरी पब्लिक तक मुझे समझ में आता है कि यहाँ जो सामने बैठा है आखिरी जो है, मैं अपनी आवाज को भी आपको वहां तक, हाँ, अंतिम आदमी तक पहुंचाना, हाँ, और भाव को भी, भाव भंगिमा भी, हाँ, वो आने लगा, अपने से आने लगा। देखिए, बातचीत तो काफी लंबी हो सकती है, लेकिन अभी समय का मतलब समय का ख्याल रखना होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अब आपके अभिनय और संगीत दोनों से आप जुड़ गए, फिर आगे आप संगीतकार बने जी। तो संगीतकार कैसे बने, किन किन फिल्मों में आपने काम किया? जी जी जी, वो बताएं। जी, संगीतकार मैं बना एक पहली मैथिली फिल्म होने के बाद जब दूसरी फिल्म जी बनने लगी तो उसमें मुझे गाना गाने के लिए बुलाया है। बालकृष्ण झा जी थे उनके प्रोड्यूसर। उन्होंने बोला सुरेश एक गाना है, तुमको गाना है, मैं फिल्म बना रहा हूं फिर से दोबारा, गाना गाना है। तो मैं गाना रिहर्सल सीखने के लिए गया जी। रिहर्सल किया और रात को मैं घर आ गया। उन दिनों मैं अकेले था क्योंकि मेरे बीवी और मेरे बच्चे गांव आए थे। तो गाना जब रिहर्सल करके मैं घर आया, वही कांदीवली में ही था और मलाड में रिहर्सल हुआ, घर आए तो उनका प्रोड्यूसर का फोन आया रात को मेरे लैंडलाइन पे कि सुरेश कैसा लगा। मैंने बोला अच्छा है भैया। तो उन्होंने फिर से हमको पूछा अच्छा है या बहुत अच्छा है या कैसा। मैंने बोला भैया जरूर हमसे पूछ रहे हैं कि वाजिब बात बोलो। मैंने बोला मजा नहीं आया। हुआ नहीं, बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है। हाँ हाँ, बोले भैया गाना तो बन गया है लेकिन मजा नहीं लग रहा है, फिल्म का गाना नहीं बन रहा है। तो अच्छा, तो मैंने बोला मुरली भैया से बढ़िया ये लोग नहीं कर सकता, मुरली भैया जो कर रहे हैं तो नहीं, किसी कारण बस मुरली भैया नहीं करेंगे हमारा काम। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है भैया, सर ठीक है। तो मैं कुछ गाने, जो एक राइटर भी था मेरे साथ, उनके कुछ गाने उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ था, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। वो गाना वो राइटर मेरे साथ ही मेरे घर तक पैदल ही आ रहे थे हम लोग। उनको बोला एक गाना जो रिजेक्ट किया है वो लिखो तुम। तो एक रास्ते में कुट मिला, कुट में उन्होंने गाना लिखते लिखते हमारे घर तक आया, गाना ले लिए। और संजोग से मैं जब रिहर्सल करके आया तो हारमोनियम निकाल के उसी गाने को मैं कंपोज करने लगा जिस गाने को वहां रिजेक्ट किया था। तो उसके दूसरे अंदाज में मुझे जो ज्ञान है मैं उससे करने लगा। और उसी बीच में उनका फोन आया था। देखिए, उसी बीच में उनका फोन आया था, मैं बना रहा था। मैं कांपते स्वर में बोला कि भैया मैं एक चीज सुनाऊं। हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन मैंने बोला एक चीज सुनाऊं। बोला सुनाओ। तो मैंने वो हारमोनियम था ही और मैं लगा दिया। हम ले छोड़ी देव दुनिया सजन, जल्दी सो बना लिया कनियापन। हम ले छोड़ी देव दुनिया सजन। तो बालकृष्ण जी ने मुझे बोला सुरेश तुम अभी आ जाओ हारमोनियम लेके। वो समय हो रहा था 10 रात के 10। मैं तुरंत वहां से आया था और तुरंत उन्होंने बोला
कि आ जाओ। मैंने बोला भैया अभी तो आ गए हैं, अभी तो वहीं से आए हैं, कल मिलते हैं भैया, कल आ जाता हूं। बोला समय एक बार बोलता है, ये इंडस्ट्रीज है, एक बार जो बोला अगर समय पर नहीं होता है ना तो फिर पता नहीं अगले क्षण में क्या मूड होता है। मैं हारमोनियम उठाया और फिर ऑटो पकड़ा, मैं धड़ाधड़ पहुंच गया और कांपते हाथ से, कांपते स्वर से उनको गाना सुना दिया। तो उनकी बीवी लोग सब थी, बोला वाह कमाल हो गया, तो दूसरा गाना भी तुम करके लाओ। दूसरे दिन दूसरा गाना करके दिए। जो गाना हमको रिहर्सल कराए थे, हमको कराया था गाना, वो गाना जो संगीतकार ने, गे ललिया गे ललिया गे ललिया चमके चौकाना कबलिया, ऐना ने छिटक जो ऐना ने मटक जो बंजो हमर तुम हरिया, टक टक गे ललिया गे ललिया। ये गाना मुझे रिहर्सल कराए थे। दूसरे दिन जब उन्होंने दिया कि इस गाने को भी कंपोज करो, जो गाना तुम कल रिहर्सल किए थे वो गाना में, हम उसको उस गाने को अरे ललिया गे ललिया चमके छोतर कानक बलिया, अरे ऐना ने चिटक जो एमरो मटक जो, ऐना ने चिटक जो एमरो मटक जो, मौन कटैया हुरिया छलिया रे छलिया। क्या गाना बना है। और विनोद राठौर और कल्पना को मैंने गवाया था। ओह, तो उन्होंने बोला वो लोग उछल गए। ऐसे करके 8 गाना उन्होंने दिया और 8 गाना मैंने कंपोज करके उनको सुनाया। जिस दिन सुनाया उसी दिन उन्होंने एक चेक दिया हमको कि साइन करते हैं तुमको संगीतकार के। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर तो लगभग 25-30 फिल्में भोजपुरी की और तो 7-8 फिल्म। मुंबई में बहुत सारी चौंकाने वाली बात होती है, जैसे कि अभी सुरेश जी के साथ चौंकाने वाली बात हुई। अवसर कब आ जाए कहा नहीं जाता है। एक कहावत भी है, अवसर गंजे आदमी के बाल की तरह, कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं, पकड़ के रखना चाहिए। तो अवसर को वहां पकड़ना पड़ता है, वो सजग रहना पड़ता है, अपनी प्रतिभा को मांझ कर प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन आज हमारी जितनी बात हुई, हमने तो सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट की बात करेंगे, लेकिन पौने घंटे की बात हुई है। लेकिन ये अविरल हम इस बातचीत को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज इस बात को यहाँ विराम देते हैं। फिर या देवघर में या मुंबई में जहां कभी होगा इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जरूर, क्या? जरूर जरूर जरूर, तो जैसा आदेश हो सरकार। नहीं, तो मैं इस बात को यहाँ विराम देता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बातचीत का जो कार्यक्रम है वो आपका कार्यक्रम है और आपका हमेशा हमें स्नेह मिलता रहा है। तो फिर सुरेश जी से तो बात करेंगे ही, और भी कलाकारों से और भी हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।